स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग जो है जीएस पॉइंटर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग कंप्लीट जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। जो हमारा बीपीएससी और अदर पीसीएस जो एग्ज़ाम्स है या यूपीएससी का एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और बाकी जो बिहार पुलिस या दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी ये कंप्लीट आपका जीएस होगा। तो ये घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है। एक तरफ हम लोग घटना चक्र का ऑल सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो विस्तार से पढ़ रहे हैं, और एक जो है हमारा वो जनरल नॉलेज जो अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं आज तक, उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है चैप्टर वाइज इसमें देखेंगे। हिस्ट्री देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट, ढेर सारा जो सब्जेक्ट है सबका हम लोग जनरल नॉलेज जो है देखेंगे। इसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ आपको अलग से अगर हम इतना पढ़ ले तो सिर्फ अलग से आपको एक चीज़ सिर्फ पढ़ना पड़ेगा और वो है करंट अफेयर्स। तो वो जब एग्ज़ाम आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरते हैं, तो उस समय का जो करंट अफेयर्स होता है वो पढ़ना होता है। तो चूँकि अभी इतना हम लोगों को प्रिपरेशन अगर कंप्लीट हो जाए, अगर हर तरह से प्रिपरेशन आप कर ले तो आपको सिर्फ जो है जब एग्ज़ाम रहेगा कोई कॉम्पिटिटिव तो उस समय कोई घटना चक्र आप लेकर के पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम आएगा तो हमारे कंसर्न में है तो उस समय हम पढ़ा देंगे उसको। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट चैप्टर जो है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, और इसमें दोनों चैप्टर को हम एक साथ पढ़ेंगे और इसी को इंग्लिश वर्जन भी पढ़ेंगे, स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो 66 बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा है वह है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। अब इस नदी घाटी मतलब निम्नलिखित में से किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होगा। तो उसमें से सिर्फ ये एक लाइन में आंसर लिख करके शॉर्ट करने का कोशिश किया गया। तो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म यानी मनुष्य का पहला जो जीवाश्म है, फॉसिल है, वह किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये याद रखिए नर्मदा घाटी से, नर्मदा रिवर वैली से। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम दिस रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा वैली। नर्मदा घाटी से मनुष्य का सबसे पहला जीवाश्म प्राप्त हुआ है। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल आपको नर्मदा रिवर वैली से प्राप्त हुई है, ये आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 64th बीपीएससी में पूछे हुए हैं, और देखिए इसका आंसर है मेहरगढ़ से। हम लोग जो घटना चक्र का हिस्ट्री पढ़ रहे थे या उसके पहले देखिए ये बस पाषाण काल का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन ही है जो इतने वर्षों में पूछा है। तो आपको स्टोन एज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो कंटेंट्स होते हैं, उसके जो डेट्स वगैरह होते हैं तो वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अप्रॉक्स के करीब आता है, और इस वजह से उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा पशुपालन है और दूसरा हमारा जो खेती है, ये सबसे पुराना साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, और ये यही बलूचिस्तान में एक नदी घाटी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बोलन नदी घाटी। बेलन नहीं, बेलन नदी घाटी आपको उत्तर प्रदेश में आपको पाई जाती है। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, और जो आपका प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, और एक और डिस्ट्रिक्ट है। तो उस तीनों ज़िला से होकर के आपको
में बेलन नदी बहती है और ये बोलन नदी घाटी है बलूचिस्तान में, और यहीं पर मेहरगढ़ है जिसमें गेहूं के खेती का साक्ष्य 7000 BC का हमें प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। और ये प्राचीनतम जो खोज है, एंशियंट जो आपको खोज किया गया है उसके हिसाब से, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम मेहरगढ़। और आज के डेट में हम जानते हैं कि जो न्यू अनुसंधान हुआ है, नया अनुसंधान हुआ है, ये ओल्ड जो आपका खोज है उसके हिसाब से मेहरगढ़ है, लेकिन नया अनुसंधान में आपको 9000 BC के आसपास आपको भारत में एक स्थल है जिसका नाम है संत कबीर नगर जिला, जो उत्तर प्रदेश का है, और वहीं पर आपको चावल की खेती का साक्ष्य 9000 BC से 8000 BC के आसपास में मिलता है। तो उस स्थिति में अगर 9000 BC वाला बात हो जाएगा तो फिर उत्तर प्रदेश का जो आपका चावल की खेती का जो जहाँ से साक्ष्य हमें मिला है तो वो आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर पुराना अनुसंधान के हिसाब से मेहरगढ़ रहेगा, मेहरगढ़ आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये 44th BPSC का क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण युग को, यानी जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा तो हम उस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन, द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। अब वो कौन सा चालकोलिथिक एज जो पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर एज भी कहते हैं। कॉपर स्टोन एज यहाँ होना चाहिए। ताम्र, कॉपर माने ताम्र हो गया और इसमें स्टोन ऐड कर देंगे हम, कॉपर स्टोन एज कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये 39th BPSC का क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भारी संख्या में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रश्न हैं अगर हम उसको देखें तो बड़ा आसान हो जाता है। बार बार अगर देखें तो ये हमारे लिए पूरी तरह से तैयारी हो जाती है इसकी। तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि एक हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में मुख्य रूप से पहले बांटते हैं, जिसमें एक हमारा होता है प्री हिस्ट्री जिसको प्राक इतिहास कहते हैं, और उसके बाद आपका क्या आता है, प्रोटो हिस्ट्री आता है जिसको हम आद्य इतिहास कहते हैं, और उसके बाद हिस्ट्री आता है उसको हम इतिहास कहते हैं। तो ये जो प्राक इतिहास है ये आपको इसमें पाषाण काल का इतिहास पढ़ते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं उसमें। तो ये प्राक इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास का वह काल जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उस काल को हम प्राक इतिहास कहते हैं। और जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो उसके इतिहास को हम आद्य इतिहास कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह आपको भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिस काल के जो लिखित साक्ष्य है उस साक्ष्य को अगर पढ़ा नहीं जा सका है आज तक तो उस काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग हम कहते हैं। और इसके बाद इतिहास का युग स्टार्ट होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो इसी को यहाँ पर देखिए द पीरियड नेक्स्ट है इंडस सिविलाइजेशन, ये तो ऊपर वाला का पार्ट है। दिस पीरियड ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, हाँ ये अगला क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, प्रोटो हिस्टोरिक एज से, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऐसा युग जिसमें
हमें लिखित विवरण उपलब्ध है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में जो मृदभांड बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन के जगह मृदभांड भी लिख सकता है परीक्षा में, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। मतलब कौन सा रंग से मिट्टी के बर्तनों को रंगा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ये क्वेश्चन है। तो लाल रंग से, रेड कलर से हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को रंगा जाता था। इंग्लिश वर्जन देखिए, कलर दैट वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी। तो हड़प्पन जो पॉटरी है, जो हड़प्पा के मृदभांड है, उस पर लाल रंग के कलर से उसको क्या किया जाता था, रंगा जाता था। ये क्वेश्चन है आपका 40वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां से देखेंगे हम लोग। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये 66 बीपीएससी 66वीं आपको बीपीएससी में पूछा है कि इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जहां पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो वो कालीबंगा है। ये कालीबंगा है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसी कालीबंगा में आपको जुते हुए खेत, यानी खेत जो हम, इससे क्या साक्ष्य मिलेगा हमें कि इसका मतलब है कि खेतों की जुताई सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, हड़प्पा सभ्यता में होती थी। इससे हमें यही साक्ष्य मिलता है। और जुताई क्यों होती थी, इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती से परिचित थे, कृषि कार्य से परिचित थे। तो जुते हुए खेत मिलने के पीछे क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे, और ये कालीबंगा से इसका साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इंग्लिश इसका देखिए, द हड़प्पन सिटी वेयर फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। यानी जुते हुए खेत का जो फरो होता है, जैसे मान लीजिए कि हल वगैरह चलती है और गड्ढा जो बन जाता है, तो उसी को फरो कहते हैं। तो द हड़प्पन सिटी वेयर फरोज वेयर प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड कालीबंगन। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। अब क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है, और 4 ऑप्शन दे दिया, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी। तो कालीबंगा तो हम लोग देख लिए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये डाबरकोट जो देख रहे हैं, ये डाबरकोट आपको पाकिस्तान में है, और लोथल जो है ये गुजरात में है। और ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ये गुजरात में आपको भोगवा नदी के किनारे है। और भी इसके बारे में जानिए कि एस.आर. राव ने इस लोथल का उत्खनन करवाया था। तो इस तरह से इस चारों में से अगर देखा जाए तो लोथल गुजरात में स्थित है। इधर देखिए, एमोंग हड़प्पन साइट्स ऑफ लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा एंड राखीगढ़ी साइट दैट इज इन गुजरात लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर कौन सा था? अब 4 विकल्प दिया है जिसमें पत्तन नगर का नाम दिया है। तो पत्तन नगर का मतलब होता है जहां हड़प्पन युग में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जब
जहाजें जहाँ आकर के रुकती थी, लंगर लगाती थी, तो उस जगह एक नगर बन गया, तो उसी नगर को हम पत्तन नगर कहते हैं। तो लोथल, ये इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी बंदरगाह नगर था। यहाँ पर लोथल में बंदरगाह मिले हैं, पोर्ट मिले हैं, पत्तन मिले हैं, बंदर भी बोला जाता है बंदरगाह को, तो ये ध्यान में रखना। एमोंग अलेक्जेंड्रिया, लोथल, महास्थानगढ़ एंड नागापट्टनम हरप्पन पोर्टिस। अब यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ हिंदी मीडियम में आपको सब ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर कई ऑप्शन दे दिया इंग्लिश मीडियम में। एक है अलेक्जेंड्रिया, एक है आपका लोथल, एक है महास्थानगढ़, और एक है नागापट्टनम, और एक है इसमें हरप्पन पोर्ट जो है, इनमें से कहाँ मिला। तो ध्यान दीजिए कि आपको अलेक्जेंड्रिया, महास्थानम, नागापट्टनम और हर से आपको 3 जगह से आपको ये पोर्ट नहीं मिले हैं, पत्तन नहीं मिले हैं। सिर्फ कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। तो लोथल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ये ध्यान देना है कि अलेक्जेंड्रिया, उसके बाद आपको महास्थानगढ़, उसके बाद आपको नागापट्टनम, यहाँ से आपको पत्तन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, विशेषता तो ऐसे कई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पक्की ईंट से बनी इमारत। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से जो इमारतें मिली है वह पक्की ईंटों की बनी हुई है। ये जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कला। कला यानी आर्ट जो है यहाँ का, जैसे आपको एक तरह से देखा जाए तो मूर्ति बनाने की जो कला है या बर्तन बनाने की जो कला है, यह सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल उच्च कोटि की थी। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद आपको वास्तुकला, आप वहाँ का देखिए, वास्तुकला को देखिए, आर्किटेक्ट को देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप देखिएगा कि घर के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, और गलियां जो है आपको मुख्य सड़कों से मिल जाती थी, और घरों में आपको नाले बनाए जाते थे जल की निकासी के लिए। तो इस तरह से ये आपको वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएगा। वास्तुकला में क्या होता है कि घर वगैरह को हम किस तरह से बनाएं, किस दिशा में हमारा दरवाज़ा होगा, किस दिशा में बरामदा होगा, किस दिशा में हमारा खिड़की होगा, किस तरफ से सड़क के तरफ क्या होगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग जो है घर जब बनाते हैं तो इसको ध्यान में रखते हैं, और उसी को वास्तुकला कहा जाता है। तो ये वास्तुकला आ गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो ये भी इमारत, कला और वास्तुकला, ये 3 जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। The most significant feature of the Indus Valley civilization is burnt brick buildings. पक्की ईंटों से बनी इमारत। इमारत मिल रहा उस समय, लेकिन वो भी पक्की ईंटी, बर्न्ट ब्रिक से आपको बनाया गया है ये इमारत। उसके बाद आर्ट, जिसके बारे में हम लोग देखें किस तरह से ये रथ वगैरह बनाते थे, कुबर वाले आपको सांड बनाते थे, पशुपति देव की मूर्ति बनाते थे। आर्ट में आप देखिएगा कि मुहर, सील वगैरह बनाते थे। तो ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट ही तो है। उसके बाद आपको डांसिंग गर्ल, ये सब जो है से आर्ट थे उनके। और आर्किटेक्चर में आपको अभी हम बताएं कि किस तरफ उनके घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे जो है खुलते थे। तो इस तरह से बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये
63वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। यानी आप इस जीएस पॉइंटर में जो आप पढ़ रहे हैं, आज तक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से जो पूछे गए, इन्वायरमेंट से जो पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हमने एक जीएस पॉइंटर स्टार्ट किया कि आपको अलग से बिहार स्पेशल वगैरह या जनरल नॉलेज वगैरह अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ आपको पढ़ना पड़े तो एग्जाम के समय करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा, टेराकोटा कहा जाता है जो मिट्टी से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। तो ये हल जो मिला है ये मिट्टी का हल मिला है, तो इसी को क्या कहते हैं, हल का टेराकोटा, यानी मिट्टी से बना हुआ हल। तो इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन बहुत सारे स्थल थे, तो उसमें से कौन सा स्थल है जहाँ से आपको मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, यानी हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये दो जगह से प्राप्त हुआ है, एक बनावली से प्राप्त हुआ है, ये हरियाणा में स्थित है, और दूसरा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, टेराकोटा ऑफ प्लाउ वाज फाउंड फ्रॉम दिस हड़प्पन साइट। तो इसमें एक आ जाएगा बनावली और दूसरा आ जाएगा कालीबंगन। क्योंकि कालीबंगन में जब जूते हुए खेत का एविडेंस मिल रहा है तो वहाँ पर आपको हल का टेराकोटा भी मिल रहा है, यानी मिट्टी के हल की प्रतिकृति भी मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखे, ये 60वीं से 62वीं ये कंबाइंड जो 3 साल का बीपीएससी एग्जाम हुआ था इसमें पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो अब ये 3 आपको विकल्प दिया है, हाथी, बैल और घोड़ा, और चौथा विकल्प दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस तीनों में से हमको चुनना था कि कौन सा जानवर है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हाथी के बारे में भी जानकारी थी, बैल के बारे में भी जानकारी थी, ऊपर वाला सांड वगैरह जो देख रहे हैं वो क्या बैल ही है, तो घोड़ा की जानकारी थी। तो अब हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस तीनों के बारे में पता था, हाथी, बैल, घोड़ा। अब देखिए, एमॉन्ग बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट द एनिमल व्हिच वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। अब वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा नहीं जाना जाने वाला जानवर था। तो ये बुल के बारे में भी जानते थे, हॉर्स के बारे में भी जानते थे, एलिफेंट के बारे में भी जानते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बनाया गया है, चूँकि ये आपको एमसीक्यू था एक तरह से, तो एमसीक्यू को शॉर्ट करके यहाँ पर बनाया गया है ताकि आप थोड़ा कम समय में आप अधिक से अधिक प्रिपरेशन कर ले, और कुछ कॉन्सेप्ट भी इसके साथ हम जो बढ़ाते जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल काम आएगा, ठीक से अगर लेक्चर देखते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब हड़प्पा के उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन हम लोग जानते हैं कि 1921 ईस्वी में प्रोफेसर कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। प्रोफेसर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था हड़प्पा का। और मोहनजोदड़ो का अगर देखा जाए तो 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। अब V.A. स्मिथ का नाम आ गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब देखिए, इसमें आपको दे देगा, एक विकल्प दिया होगा प्रोफेसर दयाराम साहनी और एक विकल्प दिया होगा आर.डी. बनर्जी। और चूंकि एक विकल्प आपको क्या दे सकता है क्वेश्चन में, तो खुद आप सोच करके देखिए
कि इस समय जो जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व डिपार्टमेंट के निदेशक थे, और उसी जॉन मार्शल के डायरेक्शन में ही ये दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया था। तो तीसरा ऑप्शन जॉन मार्शल दिया होगा, और चौथा दे दिया B.A. स्मिथ। तो B.A. स्मिथ का आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई संबंध नहीं था। तो नहीं संबंधित थे कौन? तो B.A. स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं थे। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश इसका वर्जन। He was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ साहब जो थे ये भी बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, लेकिन ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये यहीं तक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। सही सुमेलन है, ये CDPO 2005 का एग्ज़ाम है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करके एक एग्ज़ाम होता है, तो वो उससे CDPO के एग्ज़ाम में 2005 में आपको पूछा है। और ये आपको मैचिंग टेस्ट है। देखिए एक तरफ आपको 9 पाषाण काल स्थल दे दिया है। हम लोग जानते हैं कि जो स्टोन एज है उसको 3 भागों में बांटा गया है। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो भाग है हमारा वो है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। एक हमारा जो है मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल। और एक जो है हमारा वह नियोलिथिक एज है, यानी ये हमारा 9 पाषाण काल है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ से लेकर के और 10,000 BC तक, यानी प्रारंभ से, यानी जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के, फ्रॉम स्टार्टिंग से 10,000 BC तक के टाइम को हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़ते हैं। और ये 10,000 से 6,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 6,000 से 1,000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग नियोलिथिक एज, 9 पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो कालक्रम है ये NCERT का है, तो इसको कोई काट नहीं सकता है। तो इसी में जो 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व की बात है, ये 9 पाषाण काल का। तो ये जितना भी आपको स्थल दिया है ये नियोलिथिक एज का है, 9 पाषाण काल का है। और इसमें आपको बिल्कुल मैच करके इसको मैच किया हुआ है। तो इसमें एक स्थल है उतनूर, ये नियोलिथिक साइट्स है। भारत में 9 पाषाण कालीन स्थित 9 पाषाण काल का एक स्थल है उतनूर। और ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से हट करके ये तेलंगाना स्टेट बना है। उसके बाद दूसरा है चिरांद, ये भी 9 पाषाण कालीन स्थल है। और ये चिरांद जो है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, जिला भी आप याद रखिए। उसके बाद गुफकराल, इसको गुफकराल भी लिखता है, गुफकराल ऐसे भी लिखता है और ऐसे गुफकराल लिख दिया है। तो गुफकराल जो है ये कश्मीर में मिला है, जिसे कहा जाता है, गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। उसके बाद पय्यमपल्ली, ये सभी 9 पाषाण कालीन स्थल है, नियोलिथिक साइट्स है। ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु में मिला है, स्थित है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो 9 पाषाण कालीन स्थल है ये है भीमबेटका। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यही सही है आपको सुमेलित।
बाकी के बारे में आपको सही सुमेलन है, तो सही सुमेलन में यहाँ दिखा रहा है रायसेन, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, लेकिन आपको गुफकराल कश्मीर में है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए, ये जो टोटल का टोटल गुफकराल जो देख रहे हैं कश्मीर में है बिल्कुल, उसके बाद भीमबेटका यहाँ पर है, और इसमें बोल रहा है कि कौन सही सुमेलन है, कौन सा सही सुमेलन है, तो चिरांद भी तो बिल्कुल इसके सामने है, तो ये उल्टा सीधा दिया होगा जिसको मैच कर दिया गया, और आंसर दिया गया है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है, और ये सब बिल्कुल मैच्ड है। उतनूर तेलंगाना में है, उसके बाद चिरांद बिहार में है, गुफकराल कश्मीर में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चूंकि ये तीनों इधर उधर करके लिखा हुआ है और ये भीमबेटका को इसके साथ लिखा हुआ है, तो यही सही होगा, और यहाँ आंसर में हम सही कर दिए किया हुआ है इसको। तो नेक्स्ट हमारा देखिए इंग्लिश वर्जन इसका। इधर देखिए यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स दिया है, नवपाषाणकालीन स्थल का नाम दिया है, ये नियोलिथिक साइट्स है, और ये कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो ये उतनूर कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। चिरांद ये कहाँ स्थित है, बिहार के सारण जिले में है, जिला भी हम लोग कन्फर्म बोले। गुफकराल ये कहाँ है, कश्मीर में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल है। पय्यमपल्ली, ये पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये तीनों आपको, इसको कहिएगा कि आप आमने सामने नहीं है क्वेश्चन में, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ सही करके लिखा गया, और ये बिल्कुल सामने सामने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। भीमबेटका इज सिचुएटेड एट, कहाँ, मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है यहीं पर हमारा भीमबेटका स्थित है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो, और उसके बाद इससे ज़्यादा आज तक बीपीएससी के हिस्ट्री में आपको पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये और दो क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले दिन वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है, जब वो डिक्लाइन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है भारत में। तो ये हम लोग जीएस पॉइंटर के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है विस्तार से, जो कि हम लोग हिस्ट्री वाला जो पोर्शन पढ़ रहे हैं घटना चक्र, उसमें हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कुछ इतिहासकार कहेंगे कि बाढ़ के कारण हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि महामारी के कारण हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि भूकंप के कारण विनाश हो गया, तो ढेर सारा कारण लोग बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण। अब किन लोगों ने बाढ़ कहा, किन लोगों ने भूकंप कहा, किन लोगों ने जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन का होना बताया, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो बोला है कि ये आईआईटी जो खड़गपुर है, यही का एक अध्ययन दल था, एक हम कह सकते हैं कि एक टीम था जो स्टडी करने के लिए चला था कि भाई चलो देखें हम कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इसमें इन्होंने जो आपको रिपोर्ट दिया उसके अनुसार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना, मतलब इनका कहना है कि वर्षा, जलवायु परिवर्तन हुआ और वर्षा बंद हो गया, और इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। किसने कहा? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में 900 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ, और इसी के कारण क्या हुआ, वहाँ के लोग जो है पलायन कर गए, दूसरे जगह चले गए। और माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने ही आपको वैदिक जो हमारा सभ्यता है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसको बसाया। इस तरह की भी बातें आती है,
लेकिन हम उसको क्लियर करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सब भी विवाद है कि आखिर जो वैदिक काल की शुरुआत जिन लोगों ने किया वे लोग कहाँ से आए थे, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ याद रखिए कि 900 वर्ष ये IIT जो खड़गपुर है इसके अध्ययन दल का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको कहना है कि 900 वर्ष वर्षा नहीं हुआ और इसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। अब इंग्लिश पार्ट वाला पार्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley civilization? 900 years। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो भाग था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे मगध कहा जाता था। और यही भारत का सबसे पहला आपको कह सकते हैं कि एम्पायर है, सबसे पहला साम्राज्य है जिसने इतने बड़े भारत को एक सूत्र में बांधा था। जो आज हमारा भारत का मानचित्र है उस मानचित्र से भी बड़े भारतीय क्षेत्र को तैयार किया था मगध ने। तो मगध है जो हमारे बिहार की जो राजधानी पाटलिपुत्र है, तो पहले मगध साम्राज्य की राजधानी हम लोग पढ़ेंगे कि राजगृह में थी। राजगृह के बाद में आपको जो उदयन है हर्यक वंश का जो राजा है, आपको बिंबिसार का पोता कह सकते हैं आप, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और उसका बेटा उदयन, तो वो आपको राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी को लाता है। उसी मगध की बात हो रही है। और पटना आज भी हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था क्या, मगध। लास्ट इंग्लिश वाला पार्ट देखिए। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, गंगा के साउथ वाला जो एरिया था उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे मगध के नाम से जाना जाता था। और इस मगध जो एम्पायर है, मगध जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। और इस बिंबिसार के द्वारा स्थापित जो मगध साम्राज्य है वह एक दिन भारत के बाकी 15 महाजनपदों को जीतकर और एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य की स्थापना करता है। और यहाँ तक कि जो भारत की सीमा है वह आपको ईरान तक भारत की सीमा पहुँच जाती है, अफगानिस्तान को भी पार करके ईरान तक पहुँच जाती है। तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला आपको बिहार के ही लोग थे, मगध के ही लोग थे, उसी मगध की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन गौर कीजिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो चलिए आज हमारा जीएस पॉइंटर का जो पहला लेक्चर है वह समाप्त होता है। और पहले लेक्चर में हम 2 चैप्टर स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों में आज तक बीपीएससी के द्वारा और अदर जो कॉम्पिटिटिव बिहार के एग्जाम्स है उसके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग एनालिसिस करके पढ़े। उसके बाद अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, वैदिक काल को, वैदिक एज को।